तो मैं इस इमेज को रिमूव कर देता हूँ। एक तरीका तो हमने इमेज लगाने का सीख लिया कि जब भी वेब पेज पे आप इमेज लगाएँगे तो इमेज का टैग इस्तेमाल करेंगे। इमेज के टैग के अंदर आपको सोर्स लाज़मी चाहिए होगा और सोर्स का मतलब ये है कि आपने वो म्यूट कर दें, स्पीकर भी ऑफ कर देना। मुझे दिखाएँ? वो टॉप राइट पे उसका वो होगा ना 3 डॉट्स, क्योंकि बाद में आपको तंग करेगी, फिर मिक्सिंग हो जाएगी आवाज़ की। हेलो? दैट्स गुड। तो इमेज का टैग था। अब इमेज का टैग वाला तरीका हमें समझ आ गया है और हम मोस्टली इसको यूज़ करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमें कुछ सिनेरियोज़ ऐसे होते हैं जिनमें हमें सीएसएस के अंदर ही इमेज लगाना होता है। मिसाल देता हूँ आपको उसकी। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक टैग है हेडर नाम का, ठीक है? और इस टैग को मैंने हेडर की क्लास दी हुई है और हेडर को मैंने कहीं टारगेट नहीं किया हुआ, सो लेट मी टारगेट दिस। अब मुझे वैसे तो यहाँ पे देखें कि आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ज़ाहिर है सिर्फ टैग्स हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर ही है, उसके अंदर कंटेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली नेचुरल सी बात है, कुछ नज़र नहीं आएगा। मुझे यहाँ पे ना एक फुल बैकग्राउंड पे इमेज लगाना है, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट में देख रहे हैं, जैसे आप ज़मीन में देख रहे हैं, ज़मीन में देख लें या माइक्रोसॉफ्ट पे देख लें। तो ये देख रहे हैं आप, बैकग्राउंड पे इमेज लगा हुआ है, ऊपर ये 3 बटन्स और ये एक लेयर आ रही है जिसके ऊपर ये सर्च बॉक्स और बटन नज़र आ रहा है, लेकिन बैकग्राउंड पे ये थोड़ा-सा ब्लरी तो नहीं कह सकते, लेकिन डिम सा एक इमेज आ रहा है। तो ये इमेज स्क्रीन वाइड इमेज है। स्क्रीन वाइड इमेज उसको बोलूँगा मैं, जब भी मैं बोलूँ ना स्क्रीन वाइड इमेज, इसका मतलब है जो कि फुल विड्थ ऑफ द स्क्रीन पे मतलब स्पैन हुआ हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑल द वे टू द राइट ऑफ द स्क्रीन। इसको मैं कहूँगा बेसिकली फुल स्क्रीन इमेज या स्क्रीन वाइड इमेज। तो क्या स्टैंडर्ड है हमारे पास? स्क्रीन वाइड इमेज जब हम लगाना चाहें तो कितना साइज़ का लगाना चाहिए? वे वेरी नाइस, ये रेशो में है। फिक्स साइज़ कितना होना चाहिए? यानी मैंने 2 स्टैंडर्ड बताए थे ना, फिक्स साइज़ भी बताया था और रेशो भी बताई थी, कि अगर आपके इमेज को विड्थ ज़्यादा, हाइट कम हो, तो वो रेशो जो है उसकी क्या होगी, 16:9 होगी, या 4:3 भी कह सकते हैं इसको कॉमनली। 4:3 या 16:9 इज़ ऑलमोस्ट प्रीटी मच सिमिलर थिंग्स। तो एग्ज़ैक्ट साइज़ कितना होना चाहिए? ये कैसे पता चलेगा कि अगर स्क्रीन वाइड इमेज लगाना है तो उसको कितना साइज़ करेंगे वो फिट आएगा? 18:20, 19:20, 19:20, 1080, ठीक है, नाइस। तो जब हम 19:20, 1080 का इमेज लगाते हैं तो वो फुल स्क्रीन पे आ जाता है, हमेशा है। अच्छा, हम अक्सर ये देखेंगे कि चूँकि हाइट वाइज़ तो हम, अब ये हमें फुल स्क्रीन नहीं चाहिए, हाइट वाइज़ देख रहे हैं इमेज यहाँ तक है, यहाँ से नीचे स्क्रीन खाली है। तो इसका मतलब है कि हाइट हम वेरी अगर कर दें, तो विड्थ जो है वो कितनी रखें कि स्क्रीन जो है वो पूरी विड्थ पे फैले। तो याद रखिएगा, इसका वैसे कोई एज़ सच मेजर डिफाइंड स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन नॉर्मली हम रखते हैं फुल एचडी पिक्चर। फुल एचडी का मतलब 1920 पिक्सल वाइड। क्यों रखते हैं? क्योंकि अभी रख के बताते हैं। अभी तक आपने सिर्फ ये याद रख लेना है कि जब भी आपने स्क्रीन वाइड इमेज लगाना है तो उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 1920, और अगर हाइट उसकी 1080 होगी तो वो हाइट वाइज पूरी स्क्रीन पे फैल जाएगा। तो हमें हाइट वाइज पूरी स्क्रीन पे तो नहीं चाहिए, तो हम हाइट को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, यानी हाइट को हम 1080 से कम रख लेंगे, ठीक है? यानी हम 900 रख लेंगे या 700 रख लेंगे या 600 रख लेंगे, बेस्ड ऑन व्हाटएवर। तो पहली बात तो ये है कि हमें स्क्रीन वाइड इमेज की जो विड्थ है वो 1920 पिक्सल चूज़ करनी है। तो दूसरी बात ये है कि आप वो इमेज कहाँ से लाएँ और इमेज की साइज़िंग कैसे करें? क्योंकि वेब डेवलपमेंट में इमेज की साइज़िंग बड़ा मैटर करती है और आप ग्राफिक डिज़ाइनर भी नहीं हैं, आपको इलस्ट्रेटर वगैरह या फ़ोटोशॉप वगैरह भी नहीं आता, तो इमेज साइज़िंग हम कैसे करेंगे? तो हमारे पास एक टूल है या एक सर्च इंजन है, जिसे हम बोलते हैं येंडेक्स। बहुत सारे लोगों ने पहले देखा भी होगा, इसको सुना भी होगा। तो इस येंडेक्स से आप इमेजेस सर्च कर सकते हैं, एचडी हाई क्वालिटी के इमेजेस सर्च कर सकते हैं। और दूसरा, इसकी जो बेहतरीन बात और ख़ासियत ये है कि आप इमेजेस को अपनी साइज़ और प्रेफ़रेंस के मुताबिक सेव कर सकते हैं। मिसाल देता हूँ कि मुझे फुल स्क्रीन इमेज चाहिए और किससे रिलेटेड चाहिए? रियल एस्टेट से रिलेटेड चाहिए। तो मैं यहाँ जाके येंडेक्स पे सर्च करूँगा इमेजेस, और इस इमेजेस पे इस सर्च बॉक्स में मैं लिखूँगा क्या? रियल एस्टेट, हाउसेज़, जो भी आपको जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड इमेज को सर्च करना है। अब ये सारे इमेजेस आ गए, तो बता मैं ये रहा हूँ, ये जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था ना कि चॉइस एंड साइज़ ऑफ एन इमेज, तो इमेज साइज़िंग पे तो हमने डिटेल से बात की थी। चॉइस का मतलब इमेज चूज़ कहाँ से करना है हमने, ठीक है? तो कहाँ से करना है और कैसे करना है, उसके लिए आप
ये इंडेक्स प्लेटफॉर्म में अगर आप किसी भी पिक्चर पे हॉवर करेंगे ना तो ये राइट बॉटम पे साइज नजर आएगा आपको। इसका साइज कितना है? 3144 क्रॉस 2226। ये क्या है? इमेज की रेजोल्यूशन है। हमें कितना साइज का इमेज चाहिए? 1920 पिक्सल्स। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई भी नहीं होगा हमारे साइज के मुताबिक। ये देखें 1095 730, ये देखें 31 38 20 92, अगर आपको उर्दू में गिनती आती है। तो हमें अपनी साइज का चाहिए तो हम यहाँ पे जाएंगे साइज पे, और ये कह रहा है लार्ज चाहिए, मीडियम चाहिए, स्मॉल चाहिए, मुझे कस्टम डायमेंशन चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मुझे वो इमेज दो जिनकी विड्थ क्या है 1920 पिक्सल्स और हाइट क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 700 पिक्सल्स या 800 पिक्सल्स या 900, वट एवर यू वांट। ठीक, ओके। अब जितने भी इमेजेस देगा वो इट शुड बी द श्योरिटी कि वो 1920 बाय, वो पहले सेव नहीं हुआ था, 1920 बाय 800 देगा जो डायमेंशन मैंने दी। अब अगर सारे इमेजेस के राइट बॉटम पे साइज देखें 1920 800 1920 800 1920 800 1920 800, all the images are exact of the same size that I wanted। ठीक। दूसरी बात यह है कि जब आप इमेज को चूज करेंगे ना तो कभी भी आपको अपनी मर्जी का 100% अपनी मर्जी का इमेज नहीं मिलेगा। उसकी रीजन ये है कि हम अभी तक फ्री खाते वाले हैं। नॉर्मली जब कोई लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो ये इमेज, ये फॉन्ट शॉन्ट, ये सारा कुछ खरीदते हैं। जो उनको इमेज अच्छा लगे वो उसको पे करके बाय कर लेते हैं। हम तो अभी बाय करने की पोजीशन में नहीं है। तो इसलिए अगर आपको एग्जैक्ट इमेज नहीं मिलता तो कोशिश करें उससे मिलता जुलता इमेज मिल जाए तो आप उसको लगा लें, क्योंकि आपने तो लेआउट सीखना है। ज़ाहिर है एक्चुअली जब आप किसी कस्टमर या क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बनाएंगे तो फिर उसको कहेंगे भाई ये इमेज अगर आप लगाना चाहते हो तो ये बाय करके दो, क्योंकि इमेजेस बगैर बाय किए कॉपीराइट इमेज अगर आप यूज करेंगे ना तो आप पे पेनल्टी डल सकती है। प्रोफेशनल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में लर्निंग के दौरान कुछ नहीं होता। तो अब एग्जैक्ट इस तरह का इमेज तो मैं नहीं ढूंढूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं मिलना। ठीक है, तो मैं इससे मिलता जुलता जो रियल एस्टेट की डोमेन को क्लियर करता चला जा रहा हो उसको मैं कहीं से ढूंढ लूंगा। अगर आप टाइम लगाएंगे तो हो सकता है एग्जैक्ट इमेज मिल भी जाए आपको। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली व्हिच सीम्स क्लोजर टू द वन व्हिच आई एम लुकिंग। ठीक है, तो मैं इसे क्लिक करके नए टैब में ओपन कर लूंगा ताकि मैं 2-3 ऑप्शंस अलग अलग टैब में ओपन कर लूं, बाद में फिर उनको जाके उनमें से चूज कर लूंगा। देन दिस वन लुक्स क्लोजर, लेकिन ये वाला ज्यादा क्लोजर लग रहा था तो आई वेंट विद दिस। दिस वन इज अगेन क्लोजर, this one is closer, this one is closer, this one may also be the closer one, so whatever you like. This one is also, I mean, looks closer to that। तो यूं आप थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो हो सकता है आपको एग्जैक्ट अपनी मर्जी का इमेज भी मिल जाए। लेकिन मैंने इमेज पे मैं इतना ज्यादा बहस इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने कल भी आपको या उस दिन भी बताया था कि पूरी दुनिया में जो प्रेजेंटेशन के लिए चीज मैटर करती है ना वो ऑब्वियसली किसी चीज की पिक्चर। जब आप किसी चीज को बेचना चाहते हैं तो उसको बेहतरीन अंदाज में प्रेजेंट करेंगे तो वो बिकेगी। अब वो चाहे रियल स्टेट हो चाहे वो एक मार्कर हो। दैट्स व्हाई पिक्चर्स आर द चॉइस ऑफ पिक्चर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसीलिए लोग 3-3 लाख 10-10 लाख के कैमरे लेते हैं सिर्फ अच्छी पिक्चर लेने के लिए। जो लोग शौकीन होते हैं ना मेरे ख्याल में वो 8-8 10-10 लाख के कैमरे परचेज करते हैं। क्या ले बेटा, ठीक है। तो 2 मिनट इस क्लास को जारी रखें फिर हम बात करेंगे क्लास के एंड पे। तो मैंने ये जो मेरी चॉइस थी ना मैंने इसको कर लिया। अब आपने इसे सेव कैसे करना है? आप इसे ओपन कर लें, ये सेपरेट टैब में ओपन हो जाएगा। ना भी ओपन करें उधर से राइट क्लिक करके सेव कर लें तब भी हो जाएगा। सेव पिक्चर एज या सेव इमेज एज, इसे आप डेस्कटॉप पे ले जाएं या एग्जैक्टली उसी फोल्डर में ले जाएं जिस फोल्डर में आपने अपना बाकी प्रोजेक्ट सेव किया हुआ था। सो आई वाज इन द बैच 25 एंड देन वेब 1 एंड देन मैं यहाँ पे इसे दूंगा लेट्स सपोज बैनर, क्योंकि मैं इस पिक्चर को बैनर के तौर पर लगाना चाहता हूँ। ठीक है जी। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए CSS में बाद में लगाऊंगा, पहले जरा नॉर्मली इसको लगा के दिखाता हूँ आपको इमेज टैग के साथ जो आपने पढ़ा था। तो इमेज मैंने कहा जी बैनर डॉट JPG। अब जरा देखिएगा होगा क्या कि मैं यहाँ पे करूंगा, कैन यू सी दिस? इमेज लग तो गया लेकिन ये इमेज मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन इस वक्त हो सकता है कि 1920 से कम है। तो एक कम रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन पे मैंने एक बड़ी रेजोल्यूशन वाला इमेज लगा दिया जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि मेरा इमेज इज गोइंग आउट ऑफ द स्क्रीन। और चूंकि इमेज आउट ऑफ द स्क्रीन जा रहा है तो ये नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ गया जो कि नहीं होना चाहिए। समझ आई बात?
ये अक्सर ऐसा होगा कि जब आपका इमेज अपने कंटेनर से बड़ा होगा, अपने पेरेंट से बड़ा होगा, तो पेरेंट को क्या कर जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा। लास्ट टाइम मैंने ओवरफ्लो की टर्म भी आपको पढ़ाई थी। इसको वापस अपने पेरेंट में फिट करने के लिए, इस वक्त इसका पेरेंट हेडर है और हेडर की विड्थ कितनी है, जितनी ब्राउजर की व्यू पोर्ट की विड्थ है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हेडर के अंदर जो इमेज पड़ा हुआ है, आप इस इमेज को पकड़ के, विच इज दिस टैग ओनली, इसकी विड्थ देंगे 100%। तो इमेज की विड्थ का 100% का मतलब क्या है, किसका 100%, अपने पेरेंट का 100%। तो उसकी पेरेंट कौन है, व्यू पोर्ट ऑफ द ब्राउजर। तो इसका मतलब है जितनी ब्राउजर की विड्थ है, इमेज अगर बड़ा है तो कम होके पेरेंट में फिट आ जाएगा, और अगर छोटा है तो ज्यादा होके पेरेंट में फिट हो जाएगा। 100% का मतलब यही है कि मैं इमेज को एक्सप्लिसिटली कह रहा हूं कि टेक एज मच विड्थ एज योर पेरेंट्स इज। सो नाउ इफ आई गो बैक एंड हिट रिफ्रेश, कैन यू सी दिस, अबाउट 1920 पिक्सल्स, इट्स नॉट मूविंग एनीवेयर, और ये पूरी स्क्रीन से थोड़ा सा कम आ भी चुकी है। मैं ये चाहता हूं कि नहीं, इट्स 800 इज टू मच, आई एम ट्राइंग टू कंपेयर विद दिस पर्टिकुलर इमेजेस हाइट। तो मैं ऑब्वियसली क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जाके दोबारा इसको कर लूँ जी कि आई नीड एन इमेज ऑफ 600 हाइट, and it will give me all the images with that particular height that I mentioned। यहाँ से सेव कर लें और वापस लें। तो मैं अभी इसी के साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली इमेज ऐसे नहीं लगाना, इमेज मुझे CSS में लगाने का तरीका बताना है। तो ये वैसे बता दिया कि जब आप इमेज चूज करेंगे, वापस कंटेनर में फिट करेंगे, तो इमेज माइट ओवरफ्लो। रीजन बीइंग कि हो सकता है कि मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन, अभी मैंने चेक नहीं की, अगर मैं चेक करूंगा तो आई एम प्रीटी श्योर कि मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन 1920 से क्या होगी, कम होगी। तो फिर सवाल ये है कि इस तरह तो ये भी मुमकिन है कि मैंने इमेज को अपनी स्क्रीन पे फिट किया। जब आप, हर बंदे की रेजोल्यूशन डिफरेंट होती है, आपके कंप्यूटर की रेजोल्यूशन कुछ और होगी, आपके कंप्यूटर की कुछ और होगी, आपके कंप्यूटर की कुछ और होगी। तो ये जब आप विड्थ 100% देंगे ना, तो ये किसी स्क्रीन पे इमेज बिगड़ेगा नहीं। वजह, 100% का मतलब जिस कंप्यूटर की रेजोल्यूशन पे ये खुलेगा ना, तो इमेज को तो मैं कह रहा हूँ 100% अडॉप्ट कर लो किसकी, पेरेंट की। तो जितने आपकी ब्राउजर ने स्पेस ली होगी उतनी ही ये इमेज ले लेगा। तो 100% इमेज को देने का फायदा ये है, ठीक है। इट वॉन्ट एक्चुअली ओवरफ्लो द पेरेंट। इवन पेरेंट छोटा भी हो जाए तो इमेज आपस में क्या हो जाएगा, खुद छोटा हो जाएगा। पेरेंट बड़ा हो जाए तो खुद बड़ा हो जाएगा। दैट वाज द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव यूनिटाइजिंग एज वेल, जो परसेंटेज में देते हैं। हमने इमेज एक ये लगाने का तरीका पहले पढ़ लिया। ये तो एक इशू था जो नया बताया आज के, ये इशू आ सकता है, इमेज कैन गेट ओवरफ्लो। अब हमने अगर इमेज को CSS में लगाना हो, और ये बड़ा कॉमन है, हम लगाएंगे अक्सर, तो लगाएंगे तो फिर क्यों का जवाब भी देखेंगे कि क्यों लगाना चाहिए, मतलब CSS में क्यों लगाएंगे और कब CSS में लगाएंगे, कब HTML में लगाएंगे। तो इमेज इज गॉन। जब मैंने CSS के थ्रू इमेज लगाना है तो मुझे बताना होगा कि यार किस डिव के साथ इमेज को एसोसिएट करो, किस डिव के अंदर डिस्प्ले करो। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ जी कि ये जो हेडर है ना, इसके अंदर आप क्या लगा दो, इमेज लगा दो। तो मैं यहाँ हेडर को टारगेट किया, और हेडर को टारगेट करने के बाद मैंने यहाँ पे दिया बैकग्राउंड इमेज। वैसे बैकग्राउंड, सिर्फ बैकग्राउंड भी दे सकते हैं और बैकग्राउंड इमेज भी दे सकते हैं, ठीक है। पहले हम बैकग्राउंड इमेज से देख लेते हैं। जब आप बैकग्राउंड इमेज देंगे ना, तो यहाँ पे एक इसके आगे फंक्शन यूज करेंगे URL का। तो आपको पता है कि जब हम ब्राउजर को ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि इमेज डिस्प्ले करना है, तो हमसे पूछता है कि सोर्स क्या है, इमेज लाना कहाँ से है, उठाना कहाँ से है, उसका पाथ दे। तो ये जब मैं URL का फंक्शन दूंगा, तो इस URL के फंक्शन के अंदर भी क्या पूछ रहा है मुझसे, पाथ ऑफ एन इमेज या सोर्स ऑफ एन इमेज कहाँ से आएगा, ठीक है। उसको पाथ क्या लिया। तो मैं यहाँ पे भी सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कहूंगा जी कि BANNER JPG। और अब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा इमेज जो है वो वहां पे क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा या लग जाएगा। अब अगर मैं, हमेशा जब आप CSS में इमेज लगाएंगे ना, तो CSS में बैकग्राउंड इमेज लगाने के बाद आपको इमेज अपीयर नहीं होगा। उसकी रीजन देखिएगा कि क्यों नहीं अपीयर होगा। एक्चुअली हम ये देखते हैं पहले इंस्पेक्ट करके कि इमेज का पाथ सही है या नहीं है। दो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी हम क्या करते हैं, इमेज का पाथ सही है या नहीं। पाथ का मतलब हमने सही तरह से लिंक किया या नहीं किया। तो वो कैसे चेक होगा, जिस टैग पे आपने इमेज लगाया ना बैकग्राउंड, उस टैग पे आके यहाँ पे इस पे हावर करें, ऊपर देख रहे हैं इमेज नजर आ रहा है आपको इंस्पेक्ट में, कैन यू सी थंबनेल। इसका मतलब है इमेज का जो पाथ हमने दिया है ना वो करेक्ट है। फिर शो क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप इस पे क्लिक करें, अगर ये इमेज ओपन हो जाए तो इसका मतलब इमेज का पाथ बिल्कुल
सही है, लेकिन यहाँ पे फिर शो क्यों नहीं हो रहा? तो इसका मतलब पहली पॉसिबिलिटी जो थी गलती की, कि हो सकता है इमेज का पाथ गलत हो इसलिए शो नहीं हो रहा, वो खत्म हो गई। अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने इस पे हावर किया हुआ है और उधर टॉप लेफ्ट राइट पे देखें, हेडर डॉट हेडर लिखा नज़र आ रहा है? विड्थ उसकी कोई नज़र आ रही है और साथ में मल्टीप्लाई बाय 0 नज़र आ रहा है आपका? तो दूसरी वाली क्या होती है? पहली विड्थ होती है, दूसरी क्या होती है? हाइट होती है। इसका मतलब है इमेज की हाइट क्या शो कर रहा है? इमेज की नहीं सॉरी, ये जो एलिमेंट है ना हेडर, इसकी हाइट क्या शो कर रहा है? 0 शो कर रहा है। ये हमेशा ऐसे ही होगा। जब भी आप बैकग्राउंड इमेज लगाएँगे, तो ज़ाहिर है उस एलिमेंट की हाइट ही नहीं होगी, तो इमेज लगा हुआ है लेकिन हाइट 0 होने की वजह से वो इमेज विज़िबल ही नहीं है। तो अब उसको देखने के लिए या तो इस हेडर के अंदर कोई कंटेंट होगा तब इमेज विज़िबल होगा, या मैं उसको कोई एक्सप्लिसिट हाइट दे दूँगा, तब विज़िबल होगा, या मैं उसको पैडिंग दे दूँगा, तब विज़िबल होगा। क्योंकि पैडिंग क्रिएट स्पेस इनवर्ड ना, तो लेट मी शो समथिंग। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं ट्राई करता हूँ विद द पैडिंग, पैडिंग 24 पिक्सेल्स। तो मैंने कहा कहाँ से पैडिंग लो? 24 का मतलब टॉप से, राइट से, बॉटम से, लेफ्ट से। कैन यू सी दिस? द इमेज स्टार्टेड रिवीलिंग इटसेल्फ। ठीक है? तो अब अगर ये तो मैंने पैडिंग दी है, तो आप देख रहे हो ग्रीन कलर पूरी की पूरी पैडिंग ही है। लेट्स सपोज मैं वापस जाता हूँ और ये पैडिंग मैं यहाँ पे इसे परमानेंट दे के सेव कर लेता हूँ। अच्छा, अगर पैडिंग ना दूँ तो क्या हाल है? भाई हाइट दे दें, क्योंकि मसला शो ना करने का यही था, मैंने आपको एक्सप्लिसिटली दिखा दिया कि क्या था। तो मैं कहता हूँ जी इसको 600 पिक्सेल्स ऑफ हाइट। ठीक, तो ये इमेज मैंने सीएसएस में नहीं लगाया। अब एक और इशू है, अगर आप इसको फील करें तो ओरिजिनल इमेज को छोड़ दें, ये क्रॉप कर रहा है। यानी जो इमेज मैंने लगाया है ना, दैट इज दिस। अगर इमेज पूरा शो होता तो वो इमेज यूं दिखता, ऐसे ही है। जबकि ये इमेज यूं दिख रहा है, बिल्डिंग एट एट द राइट मोस्ट एज, इसका मतलब है कि यहां से इधर इधर वाला सारा एरिया क्या हुआ है? क्रॉप हुआ है। ठीक हो गया? तो जब भी आप बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे तो वही हिसाब, बैकग्राउंड इमेज अगर बड़ा है आपके गिवन एरिया से तो वो ऑटोमेटिक क्रॉप कर देता है उसको। बिल्कुल जैसे हमने अब जब मैनुअली खुद इमेज लगाया था ना, तो हमने क्या किया था? ऑब्जेक्ट फिट। तो ऑब्जेक्ट फिट क्या करता था? इमेज को क्रॉप कर देता था। क्रॉप का मतलब क्या है? कि एक्स्ट्रा एरिया को कट कर देता था। लेकिन अगर हमें फिर दोबारा सब्जेक्ट को इन प्लेस करना हो तो क्या करते थे? बैकग्राउंड पोजीशन वो यहां भी कर सकते हैं। समझ आइए बात? बैकग्राउंड साइज भी कर सकते हैं और बैकग्राउंड पोजीशन भी कर सकते हैं। तो अब अगर मैं सपोज ये करता हूं कि यहाँ पे, चूंकि मैंने कहा जी कि हम किसी सेक्शन को हाइट तो देंगे नहीं, ठीक है? तो जब हाइट नहीं देंगे ना, तो फिर क्या करेंगे कि हम इस इमेज में जब भी कोई कंटेंट डालेंगे, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद रिवील होता जाएगा, रिवील होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जाके ना कोई लोरम इप्सम डाल दूं, हाइट मैंने खत्म कर दी है फिक्स। नाउ इफ आई गो एंड इफ आई राइट पी इन हियर एंड लोरम इप्सम, लेट्स सपोज 100 वर्ड्स ऑफ टेक्स्ट, इसको रैप कर दें, वापस यहाँ पे आए, इसको क्लोज कर दें वैसे ही, और इसको यहाँ पे जाके इसको ये कर दें। कैन यू सी दिस? द टेक्स्ट इज कमिंग ऑन टॉप ऑफ द इमेज। और अब अगर आपको ये विजिबल नहीं है तो आप सिंपली क्या करें? हेडर को मजीद थोड़ी सी पैडिंग भी दे देना, कि जो बिल्कुल एजेस के साथ जुड़ा हुआ है ना कंटेंट, वो एजेस से थोड़ा सा इनवर्ड्स मूव हो जाए, या उसकी स्पेसिंग क्रिएट हो जाए, विच इज 24 पिक्सेल्स। अब अगर आपने लेट्स सी इसमें इमेज में, अच्छा ये तो हमने पैराग्राफ डाला ना, सिंपल कंटेंट। अगर आप ये पूरा का पूरा शेप डिजाइन करके इसको टॉप और बॉटम से पैडिंग ज्यादा दे दें तो ये एग्जैक्ट इमेज पूरा रिवील हो जाएगा। यानी मैं लेट्स सपोज यहाँ पे हेडर पे जाता हूँ और इसको कहता हूँ जी कि टॉप बॉटम से 60 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 24 पिक्सल्स। पहली वैल्यू टॉप बॉटम होती है ना, लेट्स मेक इट 80। तो 80 पिक्सल टॉप बॉटम से पैडिंग ले ले और 24 पिक्सल लेफ्ट राइट से पैडिंग ले ले। एंड इफ यू फील लाइक इट्स 80 इज नॉट एक्चुअली गुड इनफ, 1 to 8 कुछ भी कर दें, मतलब व्हाटएवर, जितनी भी आपको चाहिए। तो ये सीएसएस में बैकग्राउंड इमेज लगाने का तरीका। अब अगर आपने इसकी पोजीशनिंग करनी है या प्लेसमेंट करनी है सब्जेक्ट की, जब मैं लफ्ज सब्जेक्ट बोल रहा हूँ तो आपको पता है ना कि इमेज के अंदर कोई एक ऐसा खास एरिया होता है जो आपका मकसूद होता है दिखाना, प्रेजेंट करना, तो उसको मैं सब्जेक्ट बोलता हूँ। तो इसको अगेन इसके अब जाएं तो यहाँ पे आएगा जी आपका बैकग्राउंड पोजीशन,
और अगर मैं इसे कह दूं लेट्स सी इज गोइंग टू बी 50%, तो अब मुझे ख्याल में ये बताने की जरूरत नहीं है कि 50% क्या है, एक्स एक्सिस से भी सेंटर और वाई एक्सिस से भी सेंटर। तो कैन यू सी दिस, इट हैज गॉट इन प्लेस, द सब्जेक्ट गॉट इन प्लेस। अच्छा, अगर आपको लगता है कि नहीं सब्जेक्ट इससे अभी भी राइट साइड पे है, कहीं छुपा हुआ है स्क्रीन पे या आधा है, तो आप क्या कर लें, परसेंटेजेस की वैल्यू चेंज करके अपने सब्जेक्ट को राइट करें। यानी ये जो बैकग्राउंड में कुछ प्रॉपर्टीज वही यूज होती हैं जो कि किस में यूज होती हैं, ऑब्जेक्ट फिट में, यानी बैकग्राउंड पोजीशन वही इस्तेमाल होती है। तो आई थिंक दैट्स गुड इनफ फॉर नाउ। तो ये चीज एक कॉमनली यूज होनी थी या हो सकती थी प्रोबेबली, तो आई थॉट कि आई शुड टेल यू कि इमेज लगाने के दो तरीके हैं, एक इमेज आप लगाएंगे सीएसएस में और दूसरा इमेज आप लगाएंगे एचटीएमएल में। सीएसएस में इमेज लगाएं या एचटीएमएल में इमेज लगाएं, दोनों में इशू ये होगा कि अगर इमेज इज एक्सीडिंग द साइज ऑफ इट्स पेरेंट, सो इट विल बी ओवरफ्लोन, यानी वो ओवरफ्लो कर जाएगा। ओवरफ्लो को वापस लाने के लिए या तो हम क्रॉप कर लें इमेज को, मैनुअली क्रॉप करेंगे ऑब्जेक्ट फिट, और अगर सीएसएस में इमेज लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही क्रॉप हो जाएगा। लेकिन उस क्रॉपिंग को वापस सब्जेक्ट को इन प्लेस लाने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर ये इमेज छोटा होता ना तो ये इमेज को खुद रिपीट करता, तो उस केस में बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट की एक और प्रॉपर्टी है, लेकिन वो जब किसी सिनेरियो में रिपीट होगा तो हम उसमें जिक्र कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर इट फॉर ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट द इमेजेस। मैं स्टिल आई एम थिंकिंग इफ आई मिस एनीथिंग, लेकिन आई बिलीव कि आई डिड कवर एवरीथिंग अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ इमेजेस एंड दैट्स इट। तो अब मैं इन सारी चीजों को डिलीट करता हूं अगर आप इजाजत दें, और वापस आता हूं और एक छोटा सा लेआउट मैं बनाता हूं आज, जिसमें ये जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने यूज किए हैं वो सारे के सारे I'll be trying to place all those concepts into one single layout. We'll be starting from the very simple, जो मुझे पता है सिंपल है, लेकिन उसमें ये सारी चीजें एक जगह पे यूज हो जाएंगी और फिर आपको पता लगेगा कि तो ये लेआउट हमने बनाना है। सबसे पहले हम टॉप से शुरू करेंगे, इसका नेविगेशन बनाएंगे, फिर अब इंडिविजुअली हम हर चीज बना चुके हैं। हम देख चुके हैं कि फुल साइज इमेज कैसे लगाना है, हम देख चुके हैं कि नेव बार या मेन्यू कैसे बनाना है, हम देख चुके हैं कि कार्ड्स कैसे बनाने हैं, हम देख चुके हैं कि कंटेनर कैसे बनाना है, हम ये भी देख चुके हैं कि फुल विड्थ लेआउट कैसे बनाना है, ठीक है। सो नाउ इट्स अ गुड टाइम एक्चुअली टू टॉक अबाउट टू डिजाइन दिस लेआउट। तो पहला लेआउट मैं बनाऊंगा, फिर आपको एक टास्क दूंगा और फिर ऑब्वियसली हम, तो मैं थोड़ी सी इस पे स्पीड अपनी अप रखूंगा क्योंकि अब बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम 2 हफ्ते आप ऑलरेडी लगा चुके हैं, ठीक। बेसिक स्ट्रक्चर एज यूजुअल एज मेंशन्ड यही रहेगा। हम शुरू करेंगे विद द साइट रैपर, देन उसके अंदर हेडर, देन उसके अंदर मेन, देन उसके अंदर फुटर, और मेन के अंदर फिर हम डिफरेंट सेक्शंस बना रहे होंगे, ठीक है। सेक्शंस को रीनेम कर लेंगे बेस्ड ऑन व्हाटएवर वी राइट। सीएसएस में हमने देखा है कि कुछ क्लासेस होती हैं जनरल, जेनेरिक क्लासेस होती हैं। जेनेरिक क्लास का मतलब जिन्होंने बार बार रीयूज होना होता है, तो ये चीजें हम रखेंगे एज इट इज बिकॉज दिस इज द जनरल, सबके लिए रूल अप्लाई होगा। ये भी जेनेरिक है क्योंकि एक ही कंटेनर को हमने बार बार क्या करना है, रीयूज करना है। इसमें एक चीज सिर्फ नहीं होनी चाहिए विच इज बैकग्राउंड कलर, बाकी ये कंटेनर हमारा जेनेरिक क्लास है। सीएसएस में कमेंट देने का तरीका आपको बताया ना मैंने कि देखें, जब भी आप कोई क्लास देंगे ना या क्लासेस देंगे, तो क्लासेस को ना लॉजिकली डिवाइड कर लें डिफरेंट ग्रुप्स में कमेंट्स देके, ताकि आपको जब क्लासेस बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएं तो आपको पढ़ने में, समझने में आसानी हो, और जब आपका कोड कोई दूसरा पढ़े तो उसको समझने में भी आसानी हो। तो मैंने सबसे पहले टॉप पे गया और मैंने यहाँ कंट्रोल क्वेश्चन मार्क किया। कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग कमेंट स्टार्ट हुए, इनको हम कहते हैं, ये कमेंट ब्लॉक है। क्या कहते हैं? कमेंट ब्लॉक। इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे उसका आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, जनरल स्टाइलिंग। 100% में कोशिश करूंगा प्रोफेशनल अप्रोचेस के साथ चलूं ताकि आपको एग्जैक्टली उस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जनरल स्टाइलिंग है। जब यहाँ से किसी और सेक्शन का स्टाइल शुरू करूंगा तो यहाँ कमेंट देके उस सेक्शन का नाम दे दूंगा कि यहाँ से आगे किसकी स्टाइलिंग शुरू हो रही है, ठीक है। तो कमिंग बैक टू दिस, और एक चीज तो ये मैंने बता दी, दूसरी चीज मैंने ये बता दी कि जितनी भी चीजें हैं आपकी, आइंदा के बाद आप ओपन स्कैटर्ड नहीं रखेंगे, आप अपना फोल्डर स्ट्रक्चर यूं रखेंगे कि अपने रूट फोल्डर में, रूट फोल्डर कौन सा फोल्डर होता है, जो आपका प्रोजेक्ट का मेन फोल्डर होता है, जो सबसे पहले आप क्रिएट करते हैं, उसको मैं क्या बोलता हूँ, वेब 1 मेरा रूट फोल्डर है।
रूट फोल्डर के अंदर आप एक और सब फोल्डर बनाएंगे जिसे आप नाम देंगे एसेट्स। जस्ट मैं चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, काम वही है। एसेट्स के अंदर आप 3 फोल्डर और बनाएंगे। एक को आप कहेंगे आईएमजीज, आप अपनी वेबसाइट पे जितने भी इमेजेस लगा रहे होंगे वो सारे के सारे इस फोल्डर के अंदर रखेंगे। दूसरा फोल्डर यहीं पे आप बनाएंगे स्टाइल्स, आप अपने वेब प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी सीएसएस की फाइल्स लगाएंगे वो सारी कहाँ रखेंगे, स्टाइल्स में। और तीसरा वैसे बना दें, अभी हमने यूज नहीं करना, बहुत टाइम के बाद यूज करना है, लेकिन जेएस, जितना भी जावास्क्रिप्ट का लॉजिक या कंटेंट आप इस्तेमाल करेंगे अपने पूरे प्रोजेक्ट में वो सारी की सारी फाइलें कहाँ रखेंगे, जेएस के अंदर। नाउ कम बैक टू द रूट फोल्डर। तो आप देख लें रूट फोल्डर के अंदर आपके सिर्फ 2 चीजें होनी चाहिए, एक इंडेक्स की फाइल और एक एसेट्स का फोल्डर। तो ये जो स्टाइल की फाइल है ना, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स से कट करता हूँ और इसे कहाँ जाना चाहिए, किस फोल्डर में, स्टाइल्स के फोल्डर में। यहाँ आगे से पेस्ट करता हूँ, दैट्स इट। अब अगर मैं यहाँ से ये रूट का फोल्डर आपको दिखाऊं तो कैन यू सी दिस, मेरे रूट फोल्डर में विच इज वेब1 इन दिस केस, वेब1, उसके अंदर सिर्फ 2 चीजें हैं, एक एसेट्स और एक index.html। अगर मैं एसेट्स पे जाऊंगा तो इमेजेस, जेएस और स्टाइल्स। इमेजेस खाली है, जेएस भी खाली है, स्टाइल्स के अंदर style.css पड़ी है। अब चूंकि मैंने स्टाइल की फाइल का पाथ चेंज कर दिया, यानी ज़रा पहले वो रूट फोल्डर में थी, अब मैंने उसे सब फोल्डर में मूव कर दिया, तो मैं यहाँ आके इसको फिक्स कर दूंगा, यानी आई स्टार्टेड फ्रॉम एसेट्स, स्टाइल्स एंड style.css। ठीक है, आज के बाद आपका हर प्रोजेक्ट इसी फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। Whenever you create a new project, create a root folder. Inside the root folder, create an index.html file. And then along with an index.html file, create a new folder called assets. And inside assets, create 3 more folder. One is for images, one is for styles, one is for JS. ये फोल्डर स्ट्रक्चर में हमेशा आपका देखो, इसके अलावा कुछ नहीं। अब मुझे ये वेबसाइट बनानी है तो आंखें बंद करके किसी वेबसाइट को बनाना नहीं शुरू कर देना, पहले उसकी डिसीजन करना है, लेआउट मेकिंग करनी है, यानी एक स्केच बनाना है, मेंटल स्केच बना लें, कॉपी पे ड्रॉ कर लें, बोर्ड पे ड्रॉ कर लें, स्क्रीन पे ड्रॉ कर लें, कहीं भी ड्रॉ कर लें, लेकिन आपके ज़हन में स्केच होगा तो आप बहुत फायदे बनाएंगे। तो मेरा स्केच तो पहले से ही बना हुआ है, क्योंकि हेडर सेक्शन मैंने पहले बनाया हुआ, तो हेडर सेक्शन में यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंपल टॉप वाली नेविगेशन। फुटर सेक्शन में देखें तो क्या आ रहा है, फुटर इज सेपरेट डेडिकेटेड, और बीच में कितने सेक्शंस हैं, एक सेक्शन ये जिसको मैं मेन हीरो सेक्शन बोलूंगा, या कैरोसेल बोल दें, बैनर बोल दें, स्लाइडर बोल दें कुछ। दूसरा सेक्शन ये कार्ड्स, तीसरा सेक्शन फिर ये एडवर्टाइजमेंट के लिए बैनर, चौथा सेक्शन फिर कार्ड्स, पांचवें सेक्शन में सोशल आइकन्स, और बस। तो टोटल कितने सेक्शन है मेरे पेज में, 5 सेक्शन हैं, और वो 5 के 5 सेक्शन किस ब्लॉक के अंदर आएंगे, मेन के अंदर, किस टैग के अंदर आएंगे, मेन के अंदर। ठीक है, नाउ प्लानिंग पूरी हो गई है। मुझे सबसे पहले क्या बनाना है, नेव। तो नेव कहाँ बनेगी, हेडर में। हेडर के अंदर में नेव के लिए टैग कौन सा इस्तेमाल करना है, नेव, वेरी नाइस। तो नेव को क्लास भी क्या दे दें, सॉरी नेव प्राइमरी नेव कह लें। ठीक, अच्छा दूसरी बात, मैंने कमेंट्स का आपको बताया हुआ ना, HTML में कमेंट्स ऐसे होते हैं, बताया हुआ ना। तो मैं जब भी क्रिएट करूंगा ना, प्राइमरी नेव पाइप सिंबल सी, तो ये मेरे कमेंट्स आ गए। तो मैं CSS में भी कमेंट्स इस्तेमाल करूंगा और HTML में भी बहुत ज्यादा कमेंट्स इस्तेमाल करूंगा। अब इसका बेनिफिट देखिएगा कमेंट्स का क्या होगा, मैं जो भी स्टाइल प्राइमरी नेव को दूंगा ना, यहाँ से प्राइमरी नेव कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके कमेंट ब्लॉक स्टार्ट करता हूँ और ये लिखता हूँ। इसका मतलब है कि यहाँ से जनरल स्टाइल शुरू हो रहे हैं और यहाँ तक है, यहाँ से आगे क्या स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आगे जो भी स्टाइल होगा वो किसके लिए होगा, प्राइमरी नेव के लिए होगा। तो जब भी आप फ्यूचर में कहीं स्विच करेंगे ना, 10 साल बाद भी अपना प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, आपको देख के ही पता लग जाएगा CSS में, यार ये वाला स्टाइल किस सेक्शन के लिए लिखा हुआ है, ये वाला स्टाइल किस सेक्शन के लिए लिखा है। हम सेक्शन वाइज कमेंट्स डाल के इसको लेके चलेंगे। नेव के अंदर क्या होना चाहिए जी, आप सजेस्ट करें प्लीज, 2 वे प्रोसेस। नेव के अंदर क्या होना चाहिए, मेन्यू होना चाहिए, दैट्स नाइस। टैग का पूछ रहा हूँ, किस नाम का टैग होना चाहिए, मतलब यूं करें मुझे डिक्टेट करेंगे, हाउ शुड आई मेक दिस, ULLI, सिंपल। देखिए मेन्यू बनाने के लिए ULLI है ना, तो टेक्निकल टर्म में UL के अंदर क्या होना चाहिए, LI के अंदर क्या होना चाहिए, एंकर, और href खुद ही आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लें ताकि आपको रीडेबिलिटी में आसानी हो। तो जब एक LI आपने बना लिया, बाकियों को क्या करें, कॉपी पेस्ट। कितने चाहिए आपको, 1 2 3 4 5 6, और दूसरे मेन्यू में भी 6 चाहिए, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। तो एक में 6, दूसरे में 1 2 3 4,
एक में 4, एक में 6, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पहला मेन्यू बन गया। पहले स्ट्रक्चर पूरा कर लें। इसी यूएल को एक क्लास दे दें, जस्ट ताकि लेफ्ट और राइट वाले दोनों नेव क्या होना चाहिए? लेफ्ट। और इसको क्या क्लास दे दें? नेव राइट। ठीक? मैंने कहा था एक ही एलिमेंट पर दो या से ज्यादा क्लासेस भी हो सकती हैं, ठीक है? तो कुछ स्टाइल्स होंगे जो नेव लेफ्ट और नेव राइट के लिए कॉमन होंगे। कुछ होंगे जो इन दोनों के वक्रे होंगे। ठीक? तो मैं यहां पे क्या कहता हूं? प्राइमरी नेव आइटम। ये नेव है, तो ये इस नेव का एक आइटम है ना, एक यूएल। और ये इसी नेव का दूसरा आइटम है। ठीक? दोनों को एक क्लास दी सेम और दूसरी क्लास दी डिफरेंट। पता लग गया? क्योंकि इन दोनों पे कुछ स्टाइल्स होने हैं कॉमन और कुछ होने हैं डिफरेंट। जो दोनों के कॉमन स्टाइल्स होंगे वो कहां दूंगा? इनकी कॉमन क्लास में। कॉमन क्लास कौन सी है? प्राइमरी नेव आइटम। जो स्टाइल अनकॉमन होंगे वो किसको टारगेट करके दूंगा? प्लानिंग समझ आ गई है? अब यहां पे वापस आके इनके अंदर कुछ कंटेंट भी डाल दें। मिसाल के तौर पे पहले में क्या पढ़ा है? लोगो पढ़ा है, उसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, बिकॉज इमेज डालना है। दूसरे में क्या पढ़ा है? माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफलाइन। तो मैं दूसरे में लिखता हूँ जी MICROSOFT 365। दूसरे में पढ़ा हुआ है जी ऑफिस। तीसरे में पढ़ा हुआ है जी कोपायलट विंडो सपोर्ट। विंडो एंड देन सपोर्ट। इफ आई नाउ रिफ्रेश तो बड़ी अजीब सी शक्ल आएगी इसकी, ठीक है? दैट इज एक्सपेक्टेड। नो पैडिंग, नो मार्जिन, बिकॉज हमने ग्लोबली ब्राउजर यस मना कर दिया है ओवरराइड करने से, ठीक है? नाइस। उसके बाद हम वापस जाएंगे इधर ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्च कार्ड साइन इन। दूसरा मेन्यू ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्च कार्ड साइन इन। ये जो आइकन्स और टेक्स्ट है ये मैं दोनों एक ही में लिखूंगा, एक ही एलआई में एडजस्ट करूंगा। जब लिखूंगा तब बता दूंगा। तो अब हमारे पास दोनों यूएल्स आमने सामने नहीं आ रही। रीजन आपको पता है। दोनों यूएल के पेरेंट को पकड़ेंगे। दोनों यूएल का पेरेंट कौन है? प्राइमरी नेव। तो मैं यहाँ के जाके क्या करूंगा? इसी प्राइमरी नेव को डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा। तो दोनों यूएल्स जो हैं ये एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। सो विच इज डिस्प्ले फ्लेक्स, आमने सामने आ गए। अब इन एक को एक्सट्रीम राइट पे लेके जाना है, एक को लेफ्ट पे ही रहने देना है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, मैंने ये कहना है कि जितनी भी रिमेनिंग स्पेस है उठाओ और दोनों के बीच में डाल दो, ठीक है? तो मैं क्या बोलूंगा? जस्टिफाई कंटेंट, एग्जैक्ट वही चीजें यूज कर रहा हूँ ना जो पहले डिटेल से बता चुका हूँ। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो एक एक्सट्रीम राइट पे चला गया, दूसरा लेफ्ट पे आ गया। अब मैं कहूंगा कि ये ऊपर नीचे क्यों आ रहे हैं? बिकॉज यूएल के अंदर एलाइज हैं। तो एलआई सारे के सारे ब्लॉक हैं। तो एलआईज का जो पेरेंट है यूएल, उसको भी टारगेट करके क्या देंगे? डिस्प्ले फ्लेक्स। तो बजाय यूएल को देने के दोनों को कॉमन क्लास दी हुई है ना, दोनों के साथ ये काम करना है ना, यानी दोनों को आमने सामने लाना है ना। तो मैं यहां लूंगा प्राइमरी नेव आइटम, ये क्लास है मेरी यूएल की, और यहाँ पे जाके मैंने इसे ये करना है और इसे कहना है डिस्प्ले और फ्लेक्स देना है। अब जब मैं फ्लेक्स दूंगा तो ये जो दोनों के बुलेट्स हैं ये तो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इसी को जाके क्या करूंगा? लिस्ट स्टाइल टाइप which is none, that should be like this। अब मुझे इनको देनी है मार्जिन या पैडिंग। तो which one is suitable, मार्जिन और पैडिंग? पैडिंग। क्यों सूटेबल है पैडिंग? राइट आंसर किसने कहा? आपने कहा? आपने कहा
पैडिंग सूट राइट आंसर है। पैडिंग किसको देनी है? एलाइज को या एंकर को? एंकर को, आपने कहा एलआई को। आप भी जस्टिफाई करें क्यों और आप भी जस्टिफाई करें क्यों? ठीक, आपने क्यों कहा एंकर को? मैंने कहा करेक्ट आंसर था और बाद में जो ना कायम नहीं रही अपने आंसर पे। लास्ट टाइम आपने देखा था, मैंने जवाब दिया था कि जब आप एंटर होते हैं ना किसी मेन्यू पे, यूं ही एंटर होते हैं तो आपके कर्सर की शेप चेंज होनी चाहिए। तो ये कब मुमकिन होगा? जब आप पैडिंग एंकर को देंगे, अगर याद करें आप। कर्सर चाहिए, यानी सारा एरिया क्लिकेबल होना चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट क्लिकेबल नहीं होना चाहिए। अगर एंकर को पैडिंग देंगे तो फिर क्लिकेबल सेक्शन कौन सा बनेगा? सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट। इसके सराउंडिंग में जो एरिया है वो क्लिकेबल नहीं बनेगा। पता नहीं आप याद क्यों नहीं रहा। बहरहाल, तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल इसके अंदर जाऊंगा और ये मेरी यूएल की क्लास थी। इस यूएल की क्लास के अंदर मैंने कहा जी एलआई को पकड़ो, और एलआई के अंदर जाके किसको पकड़ो? एंकर को पकड़ो। एंकर को पैडिंग दूंगा तो क्या नुकसान होगा? एंकर को पैडिंग दूंगा, यस, एंकर इनलाइन एलिमेंट है और इनलाइन एलिमेंट टॉप बॉटम पैडिंग को पिक ही नहीं करता। फिर हल क्या है? मार्जिन नहीं देना बेटा, मार्जिन तो इनलाइन ब्लॉक कर देंगे, मार्जिन नहीं देना। ये पहले डिस्टिंक्शन हम देख चुके हैं। तो मैं यहां पे दूंगा लेट्स सपोज पैडिंग, और मैं इसे कहता हूं जी चारों साइडों से पैडिंग ले लो 24 पिक्सल्स, और फिर मैं इसे कहता हूं, अब ये चारों साइडों से 24 पिक्सल लेगा नहीं, और वो आपको पता नहीं लेगा क्यों। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, गॉट इट। अब मैं बैकग्राउंड कलर भी दूंगा ताकि ये इस तरह का लगे, हालांकि इसने बिल्कुल लाइट ग्रे दिया हुआ है। तो बैकग्राउंड कलर किसको दूं? प्राइमरी नेव को, जो दोनों को क्या कर रही है? रैप कर रही है। लेकिन अगर हमें कंटेनर देना हुआ तो कंटेनर कंटेनर को नेव के अराउंड लगाएंगे ना। सारी चीजें ध्यान में रखा करें ना। अगर हमें, मैं करके दिखा देता हूं, मतलब अगर देना पड़ जाए तो फ्यूचर में, अभी के लिए ना यू कैन डू दैट, बट आपके जहनों में फ्यूचर भी माइंड में होना चाहिए। तो मैं ये जो प्राइमरी नेव है इसको मैं कहाँ टारगेट कर, बल्कि हुआ है ऑलरेडी टारगेट, इसको मैं क्या कह देता हूँ बीजीसी, और जस्ट दिखाने के लिए रेड दे दूं ताकि प्रोमिनेंटली नजर आए, फिर मैं चेंज कर दूं। ठीक, सेक्शन 1 ऑलमोस्ट डन। आइकन वाला नहीं लगाया, अभी बताऊंगा आइकन क्यों नहीं लगाया, या आइकन लगाएंगे क्यों नहीं लगाएंगे। अब आप देखें अगर, तो यहाँ लेफ्ट साइड पे कुछ ज्यादा पैडिंग नहीं लग रही आपको? हाँ, यस, एक आइटम मैंने खाली छोड़ा था, गुड पिक। वैसे मुझे नहीं अंदाजा था कि ये गलती की है मैंने। तो वो खाली क्यों छोड़ा था? बेसिकली जस्ट टू प्लेस द लोगो, तो वो ये वाला खाली है। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे क्या लगाना है? एंकर के अंदर IMG इमेज, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? लोगो चाहिए। लोगो कहाँ से लाऊंगा? फिलहाल आप माइक्रोसॉफ्ट वालों का लोगो कॉपी कर लें, चोरी कर लें, राइट क्लिक करें, सॉरी अगेन वो चोरी जरा बुरा वर्ड है, PNG है, और एसेट्स में जाएं, एसेट्स के अंदर इमेजेस में जाएं, और इसको क्या नाम दे दें? logo.png। वापस आए यहाँ पे, एसेट्स, इमेजेस, logo.png। अब ये इमेज का साइज बड़ा होगा, which won't be fitting into the parent। अब रेड कलर खत्म कर दो ना, रेड कलर जस्ट वो सूत्र लगा के दिखाना था आपको कि हम मिस्त्रियों वाला काम ठीक कर रहे हैं। सो रेड कलर इज लुकिंग ऑड, सो इंस्टेड आई विल बी गोइंग विद DDD। ये ग्रे कलर है लाइट सा, ठीक, इसको भी बाद में रिमूव कर देंगे। अब हमने इस लोगो के साइज को छोटा करना है, तो लोगो किसके अंदर है? प्राइमरी नेव के अंदर। प्राइमरी नेव के अंदर किधर है? प्राइमरी नेव आइटम के अंदर है। ठीक है, तो मैं कहूंगा प्राइमरी नेव आइटम के अंदर LI के अंदर एंकर, और एंकर के अंदर इमेज। तो मैं इसी को टारगेट करके कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ ना। प्राइम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन असल में ना बहुत ज्यादा क्लासेस दे के हम उसकी सेचुरेशन से बचना चाहते हैं। बाकी परफेक्टली वेल है, कोई मसला नहीं है।
कोशिश करते हैं कि जहाँ पे आपने कोई एक या दो चीजें या इफेक्ट चेंज करने हो ना, तो उसके लिए स्पेशल डेडिकेटेड अलग से क्लास ना बनाएं, क्योंकि जब आप अलग से क्लास बनाएंगे तो जाहिर है जितनी कुछ चीज ज्यादा होगी उतना उसको मैनेज करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बजाय पेरेंट मौजूद है तो मैंने कहा जी पेरेंट के अंदर ये टारगेट हो गया ना, प्राइमरी नेव आइटम, उसके अंदर एल आई, उसके अंदर ए और उसके अंदर इमेज, और इसको मैंने विड्थ दे दी जी फॉर एग्जांपल लेट्स सी 150 पिक्सेल्स एंड इफ आई कम बैक दैट्स इट। अब ये अलाइन नहीं है, यानी ये देख रहे हैं ये सेंटर में लग रहा है मुझे, लेकिन ये जो बाकी टेक्स्ट है ना ये ऊपर आया मतलब इसके बिल्कुल अलाइन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, समझ आइए बात मैंने क्या की है। जस्टिफाई कंटेंट होता है अलाइन आइटम, जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजेंटल अलाइनमेंट के लिए होता है, अलाइन आइटम वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए होता है, ठीक है। तो मैं जाके जिनको फ्लेक्स दिया था इसको जाके क्या दे देता हूँ, अलाइन आइटम्स। ये आपको पता है कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, फ्लेक्स की, तो इसलिए जिसको फ्लेक्स दिए उसी के साथ काम चलेगा, उसके बगैर नहीं चलेगा। तो अब देख रहे हैं आप एवरीथिंग इज वेल अलाइंड। अब एंकर को, जो एंकर के प्रीसेट्स हैं क्या, टेक्स्ट डेकोरेशन को क्या कर दें, नन कर दें, और कलर को क्या कर दें, ब्लैक कर दें, विच इज नॉर्मल। नाउ अभी देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये देख रहे हैं जो ही मैं एंटर हो रहा हूं, अगर मैं एल आई को पैडिंग देता ना, ठीक है, तो ये वो काम ऑलरेडी हो जाता। तो अब ये जो आपको लग रहा है ऊपर और नीचे स्पेसिंग यानी पैडिंग थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो मैं इस पैडिंग को थोड़ा सा 24 के बजाय क्या कर दूं, 16 कर दूं, या लाइक जो भी कर दूं, ताकि वो स्पेसिंग हमारी कम हो जाए। नाउ इट लुक्स फाइन। सिर्फ अब क्या रह गया, आइकन रह गए हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबली आइकन का डेडिकेटेड क्लास पढ़ेंगे कि आइकन कहाँ से लगाएं, कैसे चूज करें, क्योंकि आइकन्स की बहुत सारी वैरायटीज हैं। आइकन इमेज की फॉर्म में भी लगा सकते हैं, एसवीजी की फॉर्म में भी लगा सकते हैं, फॉन्ट्स के फॉर्म में भी लगा सकते हैं, खुद से आइकन बना के भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस है तो आइकन्स के में। और दूसरा फॉन्ट्स, यहाँ देखें इनके फॉन्ट्स कुछ और हैं, हमारे फॉन्ट्स कुछ और हैं। तो अभी एग्जैक्टली उस जैसा इसलिए नहीं लग रहा कि हमारे फॉन्ट्स डिफरेंट है उनके फॉन्ट्स। हाँ, फॉन्ट फैमिली। तो कस्टम फॉन्ट्स लगाएंगे कैसे, कस्टम आपके ये जो हैं ये कैसे ऐड करेंगे, विल टेक अ लुक एट इट इन द नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए मुझे क्या चाहिए नेक्स्ट, बैनर। तो बैनर फंक्शनल तो तब होगा जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट इमेज तो स्क्रीन फाइड हम लगा ही सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन वाइड इमेज किससे रिलेटेड हो, टेक से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। कहाँ जाएंगे दोबारा, यहाँ पे आए और यहाँ पे रियल एस्टेट की बजाय क्या लिखें, टेक लिखें, सॉरी टेक 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 टेक, ठीक हो गया टेक। तो और इमेज का कोशिश करें कि यहाँ पे ना हर चीज बड़ा माइनर सी डीप डिटेल देख के करें। इसने इमेज ऐसा चूज किया हुआ है जिसके लेफ्ट साइड पे उसे पता था उसने टेक्स्ट लिखना है, तो इमेज ऐसा हो जिसके राइट साइड पे पूरा का पूरा इमेज हो, लेफ्ट साइड पे सारा का सारा एरिया क्या हो, खाली हो, ताकि खाली पे हम क्या प्लेस कर सकें, टेक्स्ट प्लेस कर सकें। तो दैट्स व्हाट वी एक्चुअली विल ट्राई टू लुक एट द पिक्चर। यानी ये नहीं हो सकती, ये हो सकती है, देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे हमारे पास तकरीबन क्लियर जगह है टेक्स्ट लिखने के लिए। ये हो सकती है, राइट साइड पे इमेज है। ये हो सकती है इमेज को अगर रिवर्ट कर लें, लेकिन अभी हमें पता ही नहीं है इमेज रिवर्ट कैसे करेंगे वो कोई। ये हो सकता है, ये हो सकता है, which seems good obviously। ह्यूमन कैरेक्टर ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इमेजेस में। मतलब आप कोई फिक्शनरी कोई इमेजिनरी पिक्चर लगा दें, कोई दूसरे में कोई ह्यूमन लगा दें, तो वो एक अच्छा इंपैक्ट डालता है। तो मैं आई विल गो फॉर दिस वन।